Hello students, I hope you will like this video, and if you like this video, please like, share and subscribe. आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एग्जाम्पल्स करेंगे। आज हम एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 18 एंड एग्जाम्पल नंबर 19 करेंगे। So let's start with example number 17. Solve the pair of equation 2 upon x plus 3 upon y equals to 13 and 5 upon x minus 4 upon y equals to minus 2. हमें pair of linear equation दिया है, इसे हमें solve करना है, that is x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। So इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशंस लिख लेंगे। 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इक्वल्स टू 13 एंड 5 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब बच्चों यहाँ पर देखो, हमारे पास जो पहले इक्वेशंस होती थी, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती थी, वो किस तरह की फॉर्म में होती थी? ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, इस तरह से a1 b1 c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, राइट। बट यहाँ पर देखो, ये इक्वेशंस इस फॉर्म में नहीं है, तो पहले हमें इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से अगर मैं 2 बाहर लिख लूँ, ये 2 अपॉन एक्स इसी तरह से है। 2 अपॉन एक्स का मतलब है 2 इंटू 1 अपॉन एक्स, तो मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ 2 1 अपॉन एक्स, मैंने वैसे ही लिख लिया। इसी तरह से मैंने ये भी लिख लिया 3 अपॉन 1 3 इंटू 1 बाई वाई इक्वल्स टू 13 और इसे मैंने 1 मान लिया। एंड इसी तरह से इस इक्वेशन में किया 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 4 इंटू 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू माइनस 2, इसे मैंने सेकंड ले लिया। अब बच्चों अगर मैं 1 अपॉन एक्स को कुछ लेट कर लूँ और 1 अपॉन वाई को कुछ लेट कर लूँ, तो मेरे पास इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। देखिए कैसे, मैंने पुट कर दिया 1 अपॉन एक्स को p एंड 1 अपॉन वाई को q। देखो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स की जगह क्या आ गया? p, जहां जहां 1 अपॉन एक्स है वहां वहां क्या लिखेंगे? p, और जहां जहां 1 अपॉन वाई है वहां क्या लिखेंगे? q। तो मैंने वही लिखा 2p प्लस 3q, और इस 13 को मैं इस साइड ले आई तो माइनस 13 हो गया, इक्वल्स टू 0, इसे थर्ड मान लिया। इसी तरह ये वाली इक्वेशन 5p माइनस 4q, और इस 2 को इधर ले आएंगे, ये माइनस का 2 है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा? प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, इसे मैंने फोर्थ इक्वेशन मान लिया। अब बच्चों हमारे पास देखो इस तरह की इक्वेशंस ये जो बनी है वो बिल्कुल एज इट इज इसी तरह की है, जो जनरल फॉर्म होती है उस तरह की है। तो अब हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम p और q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। p और q की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम उन्हें ये जो हमने लेट किया था इसके साथ कंपेयर करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे, इसे मैं सबसे पहले इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लेती हूँ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप चाहे तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन भी और एलिमिनेशन भी। मुझे ये मेथड ज्यादा इजी लगता है तो मैं इस मेथड से कर रही हूँ। सो वी ड्रॉ अ डायग्राम एज, आपको पता है हम डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, p लिखते हैं, q लिखते हैं और 1 लिख देते हैं। उसके बाद हम ये बीच वाले पहले लिखते हैं 3 माइनस 4, फिर माइनस 13 प्लस 2, फिर 2 अपॉन 5 और दोबारा से 3 अपॉन माइनस 4। सबसे पहले ये वाले लिखते हैं, फिर इधर गए, फिर वापिस आए, फिर यहाँ गए, इस तरह से। तो जहां से शुरू किया वहीं पर खत्म कर देते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, p लिख दिया, p है तो p ऊपर लिख दिया, q है तो q ऊपर लिख दिया, 1 है तो 1 ऊपर लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 2, बीच में माइनस, माइनस 4 इंटू माइनस 13, वही लिखा मैंने, इक्वल्स टू q, माइनस 13 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस डाला, प्लस 2 इंटू 2 इज 4, ये हम आगे करेंगे, इस तरह से लिख लिया। सेकेंड 2 इंटू माइनस 4, बीच में माइनस 5 इंटू 3, इस तरह से हमने लिख लिया। अब सॉल्व करेंगे, p 3 इंटू 2 इज 6। अब यहाँ पर देखो बच्चों, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों का आंसर क्या आएगा? प्लस, और यहाँ पर अगर प्लस आ गया, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लग गया। 13 के टेबल 13 इंटू 4 क्या होता है? 52,
यहाँ पर 13 इंटू 5 क्या होता है 65 और साथ में माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है। माइनस 2 2 जा 4। इसी तरह यहाँ पर 2 इंटू 4 इज -8, बीच में माइनस भी था इसलिए माइनस लिखा, ये वाला माइनस 5 3 जा 15। नेक्स्ट T 52 में से 6 गए 46 और माइनस का साइन क्योंकि 52 बड़ा है। देन माइनस माइनस प्लस 65 और 4 कितने हो गए 69 और साइन 65 के साथ कौन सा है माइनस, तो यहाँ पर भी क्या आ गया माइनस क्योंकि 65 बड़ा है। यहाँ पर भी सेम माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 15 इज 23 और साइन माइनस का क्योंकि 15 बड़ा है। तो देखिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, इसको इसके साथ कंपेयर कर देते हैं, फिर इसको इसके साथ कंपेयर कर देते हैं, जहां से हमें P और Q की वैल्यू मिल जाती है। सो दिस इम्प्लाइज P अपॉन -46 किसके इक्वल हो गया 1 अपॉन -23 के, एंड Q अपॉन -69 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -23। देखो हमने दोनों के साथ लिख दिया। अब ये 46 वहां जाएगा -46 इस तरह से बन जाएगा, ये वहां गया ये इस तरह बन गया। तो यहाँ पर देखो 23 माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, 23 1 जा 23, 23 2 जा 46, इसी तरह 23 1 जा 23 एंड 23 3 जा 69 और ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। P की वैल्यू बच्चों 2 आ गई और Q की वैल्यू 3 आ गई। अब हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था 1 अपॉन एक्स जो है वो P के इक्वल लिया था एंड 1 अपॉन वाई जो है वो हमने Q के इक्वल लिया था। तो अब मैं P की जगह पर 1 अपॉन एक्स वापिस लिख देती हूँ और Q की जगह पर मैंने 1 अपॉन वाई वापिस लिख दिया। हमने P की जगह 1 अपॉन एक्स, Q की जगह 1 अपॉन वाई। अब यहाँ पर देखो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर देखो अगर 1 अपॉन एक्स है और यहाँ पर 2 अपॉन 1 है, तो मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इसको उल्टा कर देना है। x ऊपर चला गया 1 नीचे आ गया, यहाँ पर 1 ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया, सिंपल वैल्यू निकल गई x की वैल्यू 1 अपॉन 2। ये देखिए इसी तरह से यहाँ पर किया y ऊपर और 3 नीचे चला गया 1 अपॉन 3 हो गया, 3 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो ये 1 अपॉन 3 हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी था। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2 और y की वैल्यू 1 अपॉन 3 विच इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नाउ एग्जाम्पल नंबर 18, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो फिर से हमें इसी तरह से इक्वेशन दे दी गई है और इसे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करके सॉल्व करना है। ये हमें सिर्फ इक्वेशंस दी हैं, लीनियर इक्वेशंस नहीं है। ओके तो हमें इन्हें पहले लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इस तरह से, जैसे पीछे हमने लेट किया था, क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकती हूँ 5 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसी तरह से होगा। तो मैं फिर इसे लेट कर लूंगी। मैंने 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को P लेट कर लिया और 1 अपॉन वाई माइनस 2 को लेट कर लिया Q। तो ये इक्वेशंस क्या बन जाएंगी बच्चों 5, ध्यान से देखो 5 ये इस तरह से है 5 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को हमने क्या लेट कर लिया है P, तो लग गया 5P। इसी तरह से ये तो पूरा Q लेट कर लिया इक्वल्स टू 2। सिमिलरली यहाँ पर भी 6 इंटू 1, तो ये 1 इसे हमने क्या लेट किया है P, तो मैंने 6P लिख दिया। 3 इंटू 1 अपॉन वाई माइनस 2 को मैंने क्या लेट किया है Q, तो यहाँ पर 6 इंटू P आ गया और 3 इंटू Q आ गया। देखिए 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को हमने क्या लेट किया है P और 1 अपॉन वाई माइनस 2 को Q। तो अब देखो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। अब हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर किया था, P और Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास पहली इक्वेशन है 5P प्लस Q इक्वल्स टू 2 और दूसरी इक्वेशन थी 6P माइनस 3Q इक्वल्स टू 1। इनमें से अब अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रही हूँ। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, जैसे हमने पीछे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज किया था आप वो भी मेथड यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन यूज कर रही हूँ। पहली इक्वेशन को मैंने एज इट इज थर्ड लेट कर लिया था और सेकेंड इक्वेशन में से मैं P की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। P की या Q की फाइंड आउट कर लो और उसमें पुट कर दो, यही फॉर्मूला होता है हमारा। तो हमने यहाँ से 6P को यहीं रहने दिया, 3Q को दूसरी साइड भेजा, प्लस हो गया, 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे जाके डिवाइड हो गया। तो ये देखो बच्चों P की वैल्यू आ गई। इसे अब मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगी तो Q की वैल्यू आ जाएगी। सो पुट इक्वेशन फिफ्थ इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट इक्वेशन थर्ड क्या थी 5P प्लस Q इक्वल्स टू 2। तो 5P की वैल्यू हमने ये डाल दी प्लस Q इक्वल्स टू 2।
5 1 जा 5, 5 3 जा 15 q अपॉन 6 प्लस q इक्वल्स टू 2। अब आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो नीचे 1, 6 और 1 का एलसीएम 6, 5 प्लस 15 q सेम प्लस 6 q, राइट, क्योंकि 1 के टेबल में 6 कब आता है, 6 है, तो 6 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया 6 q इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर देखो 5 का 5 ही रहा, 15 और 6 q कितने हो गए 21 q इक्वल्स टू 12, 5 उस साइड गया माइनस हो गया, 7 आ गया, 21 नीचे गया डिवाइड हो गया, तो 7 1 से 7, 7 3 से 21, तो q की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1/3। अब हम इसे इक्वेशन 5th में पुट करके p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। इक्वेशन 5th थी 1 + 3q अपॉन 6, तो मैंने 1 लिखा प्लस 3 और q की वैल्यू डाल दी 1/3 और नीचे 6। अब ये 3 3 तो कैंसिल हो गया, 1 + 1 ही बचा अपॉन 6, 1 + 1 इज 2/6, 2 1 जा 2 3 जा, तो देखो p की वैल्यू भी 1/3 आई। अब हमारे पास क्या आया, दिस इंप्लाइज p इज इक्वल्स टू 1/3 एंड q इज इक्वल्स टू 1/3। अब यहाँ पर देखो p को हमने लेट क्या किया था स्टार्टिंग में 1/x - 1, कहाँ लेट किया था हमने इसे, ये देखिए यहाँ पर हमने 1/x - 1 को p लेट किया था, तो अब जहां पर p है उसकी जगह मैं ये वापस लिख सकती हूँ, जहां पर q है उसकी जगह पर मैं ये वापस लिख सकती हूँ, तो ये मैंने यहीं पर लिखा है। देखिए p की जगह 1/x - 1 और ये 1/3 के इक्वल हो गया, एंड 1/y - 2 किसके इक्वल हो गया, ये 1 है बच्चों, 1/y - 2 किसके इक्वल हो गया 1/3 के। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब बच्चों देखो हमारे पास था 1/x - 1 जो है वो 1/3 के इक्वल है, तो जब हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा x - 1 3 के इक्वल हो जाएगा, नीचे 1/1 आ जाएगा, 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो यही इक्वेशन बनेगी। इसी तरह से 1/y - 2 भी 1/3 के इक्वल था, तो ये भी जब उल्टे होंगे तो सिर्फ यही चीज बच जाएगी, वही मैंने यहाँ पर लिख दी। अब यहाँ पर 1 माइनस हो रहा है, दूसरी जगह पर जाके क्या हो जाएगा, इक्वल टू के उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो आ गया 3 + 1 = 4। इसी तरह से y में y = 2 वहां गया +2, 3 + 2 = 5, तो x की वैल्यू हमारी 4 आ गई, y की वैल्यू 5, विच इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Now, example number 19, a boat goes 30 km upstream and 44 km downstream। अब बच्चों यहाँ पर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वर्ड यूज हो रहा है, सबसे पहले तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, तो सबसे पहले हम वही समझ लेते हैं। बच्चों देखो अपस्ट्रीम का क्या मतलब होता है, लेट अस सपोज ये एक रिवर है, ये पानी है रिवर में, और पानी की जो डायरेक्शन है सपोज वो इस तरफ है, और आपकी यहाँ पर एक बोट है, लेट अस सपोज ये एक बोट है और बोट भी इसी तरफ जा रही है। जब इनकी डायरेक्शन दोनों की सेम हो तो उसे हम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, डाउनस्ट्रीम। और अगर इनकी डायरेक्शन पानी इस तरफ जा रहा है और बोट इस तरफ आ रही है, और बोट इस तरफ आए तो उसे हम अपस्ट्रीम बोलते हैं। सो ये है अपस्ट्रीम का और ये है डाउनस्ट्रीम का। आई होप आपको समझ आया होगा कि देखो अपस्ट्रीम ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि पानी देखो इस तरफ जा रहा है और बोट को दूसरी तरफ आना है, तो उसको पानी के अगेंस्ट काम करना है, उसको ज्यादा ताकत लगेगी, उसे हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम हो गया जब बोट और पानी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस टाइम बोट की ताकत कम लगती है, क्योंकि पानी उसको खुद ही बहा के साथ में लेके जा रहा है, तो इसे हम डाउनस्ट्रीम बोलेंगे। और अपोजिट डायरेक्शंस जब होंगी उन्हें हम अपस्ट्रीम बोलेंगे। इसके साथ ही आपको एक और चीज याद रखनी है, अगर आपको याद हो तो हम डिस्टेंस का फॉर्मूला करते थे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में स्पीड्स निकालनी है, तो यहाँ से अगर मुझे स्पीड निकालनी हो बच्चों तो टाइम नीचे आ जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, स्पीड के। तो स्पीड का फॉर्मूला भी हमें यहाँ से मिल गया, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमें आगे यूज होगा, इसलिए हमें इसे याद रखना है।
अब हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। A boat goes 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 hours। एक बोट है, ठीक है, एक बोट है जो कि जैसे ये रिवर बह रही है, लेट अस सपोज ये जो रिवर बह रही है वो इस डायरेक्शन में बह रही है। तो बोट जो है पहले अपस्ट्रीम गई, मतलब इस साइड आई, उसके बाद वो अपस्ट्रीम आई, वो कितने किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में गई। फिर उसके बाद वो 44 किलोमीटर इसकी डायरेक्शन में गई। और इन दोनों डिस्टेंसेस को ट्रेवल करने में, मतलब 30 किलोमीटर वो अप गई और 44 किलोमीटर वो डाउन गई, और टोटल टाइम उसने कितना लिया, 10 hours। इसी तरह से सेकंड कंडीशन बोला है, इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। इसी तरह से वो अगर 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती तो वो कितना टाइम लेती, 13 hours। तो वो टोटल टाइम कितना लेती उस टाइम, 13 hours। तो देखो हमारी यहाँ से इक्वेशंस भी बन जाएंगी बहुत इजीली। हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, यहाँ पर स्पीड फाइंड करनी है, किसकी, स्ट्रीम की, स्ट्रीम मतलब रिवर की, पानी की स्पीड कितनी है, और बोट की, पानी में बोट की स्पीड कितनी है वो भी फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम वही लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम की बात की है तो स्ट्रीम की स्पीड हमने ले ली x, और स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, और पानी में बोट की जो स्पीड है वो कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। देन स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड कितनी होगी, ये तो हो गया पानी में उसकी स्पीड इतनी होगी, और स्ट्रीम की स्पीड जो है वो x होगी, पर अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी। देखो मैंने आपको यहाँ पर ही बताया, सबसे पहले ही बताया कि जब अपस्ट्रीम जाती है बोट तो उसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ती है उसको, और जब वो डाउनस्ट्रीम जाती है तो इन दोनों की स्पीड जो है वो ऐड हो जाती है, क्योंकि वो इसको रिवर जो है वो बोट को खुद ही अपने साथ घसीट के लेके जा रही है। तो यहाँ पर वही चीज है, जब हम स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम निकालेंगे तो क्या, लो बोट जो है वो अपस्ट्रीम गई, पानी का बहाव इस तरफ था और बोट इस तरफ जा रही थी, तो पानी की स्पीड थी वो हमने x ली है, और जो बोट की स्पीड है वो हमने y ली है। तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे पानी के अगेंस्ट जाना है तो मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मुझे स्पीड क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी ही पड़ेगी, तभी ये मूव करेगी। अगर इससे कम स्पीड होगी तो ये तो इसी के बहाव में चली जाएगी, इसलिए मुझे इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो इसकी स्पीड होगी कितनी, y माइनस एक्स। स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम में जाने के लिए उसकी स्पीड कितनी होगी, y माइनस एक्स, क्योंकि उसको स्पीड बढ़ानी पड़ रही है, और जो स्पीड अपस्ट्रीम जाने के लिए लग रही है वो कैसे निकलेगी, इसकी स्पीड में से पानी की स्पीड माइनस कर देंगे, वो जो एक्स्ट्रा स्पीड है वही हमें अपस्ट्रीम लेके जाने में हेल्प कर रही है। इसी तरह से बच्चों, जब बोट डाउनस्ट्रीम जा रही है, इसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में रिवर जा रही है, तो देखो इसको स्पीड बढ़ानी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये इसको खुद ही बहा के लेके जा रहा है। तो अगर बोट की स्पीड y है और स्ट्रीम की स्पीड हमने x ली है, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम बोट की स्पीड कितनी होगी, x प्लस y किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाना है 10 hours में। तो हम जब इक्वेशन बनाएंगे तो हमें अपस्ट्रीम की डिस्टेंस दिया है, डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस दिया है, तो अगर हमारे पास स्पीड हो तो हम उसे टाइम के साथ कंपेयर कर पाएंगे। देखिए कैसे, केस 1 है, व्हेन द बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, जब बोट जो है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही थी, तब मान लेते हैं जो टाइम था वो t1 था, जब यहाँ पर बोट अपस्ट्रीम जा रही थी तब हम मान लेते हैं t1 में वो 30 किलोमीटर गई होगी। तो बताओ स्पीड कितनी होगी, देखो बच्चों
सॉरी टाइम कितना होगा, अगर मुझे यहां से टाइम फाइंड आउट करना है तो स्पीड को इस तरफ ले आएंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां पर मैंने टाइम क्या लिया है t1 और डिस्टेंस क्या है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया अपस्ट्रीम, और स्पीड कितनी होती है बोट की अपस्ट्रीम में y माइनस एक्स, यही हमने निकाली थी यहां पर, यही हमने लिखा। अब इसी तरह से जब बोट डाउनस्ट्रीम गई तो टाइम कितना हुआ, हमने मान लिया 44 किलोमीटर जब वो गई तो उसने t2 टाइम लिया, ठीक है t2 टाइम लिया और डिस्टेंस 44 किलोमीटर लिया और स्पीड जो थी वो x प्लस वाई थी। तो ये देखो ये दो बन गई। अब उन्होंने लिखा है इन दोनों डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए 10 आवर्स लगे थे पूरा करने के लिए, तो मतलब ये टोटल टाइम दिया है ना, तो हमने टाइम ही निकाला है। इसका मतलब t1 प्लस t2 जो है वो कितना हो जाएगा 10 आवर्स, राइट। इसी तरह से बच्चों हम यहाँ पर भी निकालेंगे, इसे मान लो t1 और इसे मान लो t2। 40 किलोमीटर, अगर ये सेकंड कंडीशन है, 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में लगा तो t1 कितना हो जाएगा 40 अपॉन y माइनस एक्स। इसी तरह t2 क्या हो जाएगा 55 अपॉन x प्लस वाई, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे t1 प्लस t2 करेंगे तो 13 आवर्स हमारा टाइम लगेगा। तो ये हमारी इस तरह से दो इक्वेशन बन जाएंगी। हम वैल्यूज पुट करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमने क्या किया, जब बोट अपस्ट्रीम गई हमने t1 टाइम लिया और टाइम निकाल दिया। इसी तरह हमने डाउनस्ट्रीम का भी टाइम निकाल लिया, और इन दोनों को मिला के जो टाइम लगा था वो कितना लगा था 10 घंटे। तो हमने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन t1 प्लस t2 कितना था 10, और t1 हमने अभी पीछे निकाला, t1 किसके इक्वल था 30 अपस्ट्रीम जा रहा था और y माइनस एक्स स्पीड थी। इसी तरह t2 भी हमने निकाला था, 44 डाउनस्ट्रीम जा रहा था और x प्लस वाई क्या थी स्पीड थी। वही मैंने यहाँ पुट किया, t1 की जगह ये और t2 की जगह ये इक्वल्स टू 10। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन बनेगी 40 अपॉन वाई माइनस एक्स और 55 अपॉन एक्स प्लस वाई, जो कि 13 के इक्वल है। 1 और 2 इक्वेशन बन गई। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, ये लीनियर इक्वेशन नहीं बनी अभी। तो हमारे जैसे हमने अभी पीछे एग्जांपल की थी कि अगर हम इसको लेट कर ले कुछ और इसको लेट कर ले कुछ, तो हम वैल्यू x और y की फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैंने इस इक्वेशन को, इसको 1 अपॉन वाई माइनस एक्स को u लेट कर लिया और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को v लेट कर लिया। तो ये क्या बन जाएगा 30, इस पूरे को क्या है लेट किया है u, तो 30u 44v इक्वल्स टू 10। इसी तरह 40u 50v इक्वल्स टू 13। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब मैं इसे सॉल्व कर लूंगी और u और v की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगी। इसे सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज किया है। वी ड्रॉ डायग्राम एज फॉलो। तो पहले क्या करते होते हैं, पहले ये लिखते हैं 44 अपॉन 55, उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरफ ले आना होता है। सबसे पहले तो जब भी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है तो इसे यहाँ लेकर आना है कांस्टेंट को, तो ये माइनस बन जाएगा इक्वल्स टू 0, यहीं पे कर देते हैं। 13 भी यहाँ पर माइनस बन जाएगा और इक्वल्स टू 0। तो आप देखो क्या बन जाएगा 44 55 लिखा, फिर -10 -13, फिर यहाँ गए 30 40 और दोबारा से 44 55। पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा और दोबारा से ये। तो बहुत इजी है, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ आए और वापस यहाँ। ये तो लर्न भी नहीं करना है आपको। देन हमने यहाँ पर u v 1 लिखा था, तो u ऊपर v यहाँ और 1 हमेशा यहाँ पर रहेगा। देन 44 इंटू -13 किया, बीच में -55 इंटू -10 कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसी तरह -10 इंटू 40 उल्टा लिखो, जैसे मर्जी लिखो, बीच में -30 इंटू -13 इक्वल्स टू 1 अपॉन 30 इंटू 55 -44 इंटू 40। अब सॉल्व करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करने पर -572 आया, इसे मल्टीप्लाई करने पर 550 आया और माइनस माइनस प्लस, इसलिए यहाँ मैंने प्लस लिखा है। और इन दोनों को माइनस करने पर -22 आया, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस, इसमें से ये माइनस होगा तो 22 आएगा, और साइन माइनस का क्योंकि 572 बड़ा है। इसी तरह यहाँ पर 40 इंटू 10 इज 400 और माइनस का साइन माइनस माइनस प्लस, 30 इंटू 13 इज 390
और इसे जब सॉल्व किया प्लस माइनस माइनस, 400 में से 390 गए 10 और साइन माइनस का क्योंकि 400 बड़ा है। इसी तरह यहाँ पर 30 इंटू 55 इज 1650 माइनस 44 इंटू 40 इज 1760 और माइनस करने पे माइनस 110 आया बिकॉज प्लस माइनस माइनस 1760 में से इसको माइनस किया 110 आया और साइन माइनस का क्योंकि ये बड़ा है। अब हम इसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे और इसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। सो हमने यहाँ पर यही किया है, u अपॉन -22 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -110। यहाँ पर देखो ये -22 उस साइड जाएगा, ऊपर आ जाएगा, अपॉन -110, ये माइनस और ये माइनस कैंसल, 2 11 2 जा 22, 11 1 जा 11 एंड 11 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो u की वैल्यू 1 अपॉन 5। इसी तरह v अपॉन -10 इक्वल्स टू 1 अपॉन -110, तो ये -10 वहां गया तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 1 अपॉन 11, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन 11। अब बच्चों हमने पीछे u किसे माना था, y माइनस एक्स को हमने u माना था और x प्लस वाई को हमने v माना था, यही दो माने थे हमने। तो अब मैंने u की जगह वापिस से 1 अपॉन वाई माइनस एक्स लिख दिया और v की जगह 1 अपॉन एक्स प्लस वाई वापिस लिख दिया। अब यहाँ पर देखो उल्टा करेंगे तो ये ऊपर चले जाएंगे, y माइनस एक्स 5 के इक्वल हो गया और x प्लस वाई 11 के इक्वल हो गया। अब हमारे पास बच्चों दो इक्वेशन फिर से बन गई। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसे कैसे सॉल्व कर देती हूँ, एलिमिनेशन मेथड लगा देती हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पर x अगर हम ऐड कर दे और x के कोफिशिएंट देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इनको सीधा ऐड कर रही हूँ। एडिंग इक्वेशन 5th एंड 6th वी गेट, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो ऐड भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। बस अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बीच में माइनस का साइन लगा दोगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने y माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई किया और यहाँ पर भी 5 प्लस 11, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ राइट को राइट के साथ। इसी तरह से आप सॉल्व कर लेंगे y माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स एक्स कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस का है, y प्लस वाई इज 2y इक्वल्स टू 16, y की वैल्यू आ गई 8। अब इसे आप यहाँ पुट करो या यहाँ पुट करो, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। मैंने 5th में पुट किया है। 5th इक्वेशन क्या थी, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 5, y की वैल्यू 8 पुट की, 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5, 8 वहां गया तो माइनस का हो गया, 5 माइनस 8 इज -3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई जो हमें फाइंड आउट करनी थी। x हमने स्ट्रीम की स्पीड मानी थी और y हमने बोट की स्पीड मानी थी, तो हम लिख देंगे हेंस स्पीड ऑफ द बोट, बोट की स्पीड कितनी आई जो हमने y मानी थी 8 और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो हमने x मानी थी वो कितनी आई 3 किलोमीटर पर आवर, किसकी स्पीड आ गई स्ट्रीम की, और 8 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड आ गई बोट की। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कीजिए, खुद साथ साथ में सॉल्व कीजिए, 1-2 बार देखिए, अगर नहीं समझ आता है, फिर भी अगर नहीं समझ आए तो आप मुझसे कमेंट करके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।